नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं। कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं और आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, इस खबर को आप बहुत ही गौर से सुने, समझें, क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी खबर है। और जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि बहुत बड़ी खबर है, तो आप ये अंदाजा लगाइए कि इंडस्ट्री के ऊपर इसका कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। हम बात कर रहे हैं एडिबल ऑयल की, और इंडोनेशिया ने पाम तेल के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। जी हां, पाबंदी लगाने का ऐलान किया है और ये कहा है कि 28 अप्रैल से पाम ऑयल का एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने यह बयान दिया है। अब इस खबर की अहमियत को समझिए। यह खबर हमारे लिए क्यों अहम है? भारत सबसे ज्यादा पाम तेल का इंपोर्ट इंडोनेशिया से करता है और भारत का जो टोटल इंपोर्ट है एडिबल ऑयल का, उसमें पाम तेल की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है और उसमें भी हम इंडोनेशिया से सबसे ज्यादा पाम तेल का इंपोर्ट करते हैं। मतलब इंडोनेशिया का यह ऐलान हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि हमारी सप्लाई अगर रुक जाएगी तो क्या घरेलू मार्केट में, इंडियन मार्केट में खाने के तेल के दाम बहुत तेजी से बढ़ेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर हम एक्सपर्ट की राय लेंगे, लेकिन इस वक्त की ये बहुत महत्वपूर्ण खबर, एडिबल ऑयल को लेकर इंडोनेशिया ने 28 अप्रैल से पाम तेल के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी हैं, प्रेसिडेंट हैं एसईए के, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। हमारे साथ संदीप भजोरिया हैं, सीईओ हैं शलविन ग्रुप के। दोराब जी मिस्त्री हैं, गोदरेज इंटरनेशनल के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पाम ऑयल पर पैनी नजर रखते हैं। मनोज जैन है हमारे साथ, और साथ ही भाविक पटेल हैं, सुधाकर देसाई है इमामी एग्रोटेक के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल दोराब जी मिस्त्री आपसे होगा सर, क्योंकि आप पाम ऑयल पर बहुत गहरी पकड़ रखते हैं। इस फैसले पर आपकी टिप्पणी क्या होगी? पहली प्रतिक्रिया। दोराब जी सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। ये बड़ा बुलिश न्यूज है। अभी ज्यादा क्लैरिफिकेशन इंडोनेशिया से हमें मिल रहा नहीं है और शायद मिलेगा भी नहीं कल या सोमवार तक। लेकिन ये इतना बुलिश न्यूज है कि मेरे ख्याल से सारी बाजारें लिमिट अप हो जाएगी। आप चिकागो फ्यूचर्स देखिए, अब लिमिट से बिल्कुल 50 पॉइंट कम है। लिमिट है 404 सेंट यानी 400 पॉइंट, और 350 पॉइंट तो बाजार बढ़ गई है। पीएनडी में सोमवार को 700 या 800 रिंगिट का बढ़ावा हो सकता है। ये बहुत ही बुलिश न्यूज है और ये हमें पता नहीं कि ये कब तक एक्सपोर्ट बैन करेंगे। मेरे ख्याल से इंडोनेशिया की सरकार ये सारे डिसीजन बहुत जल्दी लेती है, लेकिन जल्दी से जल्दी ये डिसीजन चेंज भी करती है। ये बहुत ही अलर्ट सरकार है और मेरा मानना है कि जब को पता चलेगा कि ये इसका प्रभाव, कितना भारी प्रभाव दाम पर पड़ने वाला है, एक्सपोर्ट दामों पर, तो ये शायद ये फैसला बदलेंगे। अच्छा। लेकिन ये रमजान के महीने में इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत है और इसलिए इन लोगों ने ये सुझाव किया है। अच्छा, लेकिन सर दोराब जी, एक सवाल सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा फैसला ले लिया है इंडोनेशिया ने, और हमारे मार्केट के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा पाम तेल का इंपोर्ट इंडोनेशिया से करता है। तो इंडियन मार्केट में क्या होगा सर? यहाँ पर प्राइसेस को लेकर क्या होगा? प्राइस एकदम बढ़ जाएंगे, प्राइस बढ़ेंगे। आप देखिए, आज मार्केट शायद बंद हो चुकी है, लेकिन कल और परसों और मंडे को मार्केट में भाव, पाम के दाम और पाम के साथ पूरे कॉम्प्लेक्स के दाम, यानी कि मस्टर्ड, सोया, सब के दाम बढ़ जाएंगे। ये बहुत ही खतरनाक डिसीजन इंडोनेशिया ने लिया है, खास करके हिंदुस्तान के कंज्यूमरों के लिए। और मेरी तो यही प्रार्थना है कि ये जल्द से जल्द ये फैसला को ये लोग बदल डालें। बहुत सारे और फैसले ले सकते हैं जिससे कि लोकल मार्केट में कुकिंग ऑयल की अवेलेबिलिटी बढ़े। ये बहुत ही ड्रास्टिक मेजर इंडोनेशिया की सरकार ने लिया है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कदम इंडोनेशिया ने उठा लिया है। आप बने रहे सर। अतुल चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ हैं। अतुल जी, इंडियन मार्केट, मतलब एक तो ठीक है कि दाम बढ़ जाएंगे, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन
सप्लाई को लेकर क्या होगा सर? अगर इंडोनेशिया से आप जरा ग्राउंड सिचुएशन बताएं कि अगर मान लीजिए अगले 15 दिन भी, क्योंकि अभी टाइम फ्रेम नहीं बताया है कि कब तक के लिए एक्सपोर्ट को बैन करेगा, तो अगर मान लीजिए महीने 2 महीने बंद हो जाता है वहां से इंपोर्ट होना पाम ऑयल का, तो हमारे यहाँ सप्लाई सिचुएशन क्या होगा सर? क्या यह हमारे पास स्टॉक है अभी? देखिए, स्टॉक की तो अभी हाल फिलहाल तो कोई कमी नहीं है, बट आमना रूपी तेजी भयंकर आ सकती है जैसा दुराब भाई बोल रहे हैं। बट ये भी देखना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका क्या रिएक्शन करती है। मुझे तो शक है कि शायद गवर्नमेंट भी रिएक्ट करे और इंडोनेशिया से तेल के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी वगैरह वगैरह लगाए, जिससे कि मलेशिया और जो थाईलैंड या और जो डेस्टिनेशंस हैं वहां से तेल आए, क्योंकि ये एक्शन ऐसा है कि हिंदुस्तान के कंज्यूमर के लिए तो मतलब ये बहुत ही जबरदस्त झटका है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। तो मैं समझता हूँ शायद गवर्नमेंट कोई ना कोई एक्शन लेगी। और मैं दुराब भाई की बात से टोटल सहमत हूँ कि ये इंडोनेशिया का लोकल मैटर है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले इस न्यूज के आने के बाद मेरी इंडोनेशिया बात हो रही थी। हाँ। वहां पे तेल की कोई कमी नहीं है। तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन में कुछ गड़बड़ी है, जिसके के चलते उनके प्राइसेस कंट्रोल में नहीं आ रहे थे और ये लोकल सिचुएशन को लेके ये एक्शन लिया गया है। और मैं समझता हूँ जितनी जल्दी ये आए वापस हो उतना बेहतर है। मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे इंडोनेशिया भी, क्योंकि तेल तो अल्टीमेटली बनने वाला है। जी जी जी, ये आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा फैसला है। और इस बड़ी खबर पर सबसे बड़ी कवरेज आप इस वक्त जी बिजनेस पर देख रहे हैं। हमारे साथ ऑयल इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद हैं। दोराब जी मिस्त्री, अतुल चतुर्वेदी जी, संदीप बजोरिया जी, सुधाकर देसाई जी, सारे ऑयल मार्केट के दिग्गज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप इस खबर को समझिए, इस खबर की गंभीरता को समझिए और इस खबर के इंपैक्ट को समझिए कि आपकी जेब पर, आपके किचन पर कोई और बड़ा हमला तो नहीं होने वाला है। क्योंकि जाहिर तौर पे हम बहुत बड़ा इंपोर्टर हैं ऑयल का। जो हमारा कंजम्पशन है उसका 60 से 70% हम इंपोर्ट करते हैं और जो हम इंपोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल का, उसमें भी 2/3 इंपोर्ट पाम ऑयल का होता है और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपोर्ट इंडोनेशिया से होता है। ये इस खबर की अहमियत है। संदीप बजोरिया जी, आप तो सर बहुत डिटेल में फिगर को एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं। आप जरा बताइए कि अभी क्या सिचुएशन है। 28 अप्रैल से अगर ये बैन लगता है तो हमारी पाइपलाइन की सिचुएशन क्या है सर इस वक्त पाम ऑयल को लेकर? मृत्युंजय जी, जैसे यूक्रेन वर्ल्ड का सबसे बड़ा सनफ्लावर ऑयल का एक्सपोर्टर था और यूक्रेन से हमारा सनफ्लावर ऑयल आना बंद हो गया, उसी तरह से इंडोनेशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा पाम ऑयल एक्सपोर्टर है। और वहाँ के प्रेसिडेंट ये स्टेप डोमेस्टिक सिचुएशन को देख के लेते हैं। तो जो कंज्यूमिंग कंट्री है वर्ल्ड ओवर, उनके लिए तो बहुत बड़ी तकलीफ की बात है कि एक ऑयल में हमें ऑलरेडी प्रॉब्लम थी, अभी मेन पाम ऑयल में भी इस तरह की प्रॉब्लम है। भले ये प्रॉब्लम वो बैन 1 महीने या 2 महीने के लिए करें, मुझे नहीं लगता उसके ऊपर सस्टेन करेगा, लेकिन वो 1-2 महीने में भी वो हमारे यहाँ कुकिंग ऑयल की कीमतें जो है वो कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाएगा। बिकॉज यदि सप्लाई रुक जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। जैसे आपने से कहा कि हम 70% हमारा इम्पोर्ट करते हैं डिमांड का, सो ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे लिए खड़ी हो रही है। एंड आई थिंक मतलब ये बार बार यही बताता है कि हमारी आत्मनिर्भरता जो है वो एडिबल ऑयल में बढ़ानी चाहिए। आत्मनिर्भरता जो हमारी 30% ही है उसको 50-60% कम से कम होना चाहिए। बार बार ये जो बातें करते हैं इंडस्ट्री की तरफ से, वो बातें अभी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बहुत सीरियसली लेनी पड़ेगी कि हम इस तरह से इम्पोर्ट पे ज्यादा निर्भर रहेंगे तो हमारा कभी भी हम उनके कंट्रोल में आ सकते हैं। अभी दूसरी बात है तो यही है कि भाई ऐसे माहौल में तो फिर तेल का कंजम्पशन घटाओ। तेल जितना खाते हैं सबको समझना पड़ेगा कि भैया मैं साल का 16-17 किलो पर पर्सन पर ईयर खाते हैं हम लोग, तो टाइम बीइंग के लिए जो मतलब महीने का 1.5 किलो हुआ तो उसको हमको आधा कम करना पड़ेगा, मतलब राशनिंग करना पड़ेगा। और क्या रास्ता बचता है? जब तेल ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? तो ये सब सिचुएशन में डील करना पड़ेगा। बट मुझे लगता है शायद ये महीने 2 महीने के ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर उनके यहाँ भी तेल रखने को टंकियां कम पड़ जाएगी। और पाम ऐसी चीज है जिसको हार्वेस्ट करना पड़ता है फ्रूट को, और उसको मिलिंग भी करना पड़ता है। ठीक बात है। नहीं तो वो सरसों और सोयाबीन जैसा गोडाउन में नहीं रख सकते उसको साल 2 साल। राइट सर, ये आपने बहुत बड़ी बात बताई है। सुधाकर देसाई जी, आप तो प्लेयर हैं सर, आप लोग जरा बताइए कैलकुलेशन करके, क्योंकि दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि इस खबर का उनकी जेब पर क्या इंपैक्ट होने वाला है। आप जरा बताइए सर कैलकुलेशन करके कि क्या इंपैक्ट होगा, इमीडिएट इंपैक्ट, या बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए, क्या कहेंगे आप?
मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छा। इंडोनेशिया ऑल्सो नीड्स द वर्ल्ड मार्केट। देखिए 20 लाख टन पर मंथ का एक्सपोर्ट है, अगर वो रखेंगे और एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो 15 दिन में पूरा टैंकी भर जाएंगे, नंबर 1। तो जब खुलेगा तो तब तो मंदी आना चाहिए ना, बाद में जब सप्लाई प्रेशर बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि एज फार एज सीपीओ जो हम लोग इंडिया इंपोर्ट करना चाहता है, वो ज्यादा से ज्यादा मलेशिया से आ रहे हैं। इंडोनेशिया से जो ड्यूटी उसने ओलिन और रिफाइंड ऑयल के ऊपर $167 का जो बेनिफिट दे दिया है, तो इंडोनेशिया से खाली फिनिश प्रोडक्ट ही जा रहा है। सीपीओ तो ऑलमोस्ट 5% से नीचे ही चल रहे हैं आउट ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स। तो 2 बेनिफिट्स विल हैपन। नंबर 1, इंटरनेशनल सोया मार्केट ऑलरेडी बढ़ रहा है, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, तो सोया इंटरनेशनली बढ़ेगा। अच्छा। और मलेशिया को फायदा होगा ओके। इसके वजह से, इंडोनेशिया के बैन की वजह से। तो मैं समझता हूँ ये 2 हफ्ता ऐसा कुछ चलेगा, उसके बाद इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट खोलना ही पड़ेगा, चाहे भले सीपीओ को जो वो रोक दे, उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है आज के दिन में। और जहाँ तक कि इंडिया का सिचुएशन है, मान लीजिए हम लोग 5-6 लाख टन सीपीओ मंगाते हैं टोटल 11 लाख टन में, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मलेशिया से आ जाएगा। और लोकल अपना जो तेल है, मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, इन सबको थोड़ा फायदा भी मिलेगा, थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे संदीप जी बता रहे हैं, प्राइस इतना ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा बहुत कंट्रोल कंजम्पशन को कंट्रोल में जबरदस्ती लाना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो मतलब आप ये ग्राउंड सिचुएशन है, ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही है। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल दोराब जी आपसे होगा सर, कि इंडोनेशिया ने ठीक है अभी बैन लगा दिया हो इंटरनल प्रेशर की वजह से, लेकिन इंडिया उसके लिए बहुत बड़ा मार्केट है। क्या ये मुमकिन हो पाएगा इंडोनेशिया के लिए कि बहुत लंबे वक्त तक एक्सपोर्ट को रोक कर रखे, क्योंकि अल्टीमेटली उसको मार्केट चाहिए। और अगर भारत जैसा मार्केट कोई अल्टरनेट मार्केट ढूंढ ले, फिर क्या होगा इंडोनेशिया का सर? दोराब जी मिस्त्री सर, आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी। आप मुझे सुन सकते हैं? जी सुन रहा हूँ सर, प्लीज बोलें। हाँ, पिछली बार भी जब इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया था करीब 1 महीने या 6 हफ्ते पहले, तो एक्सपोर्ट कंट्रोल इन लोगों ने 2-3 दिनों में ही हटा दिया और फिर नई रेगुलेशन लाए। तो मेरा मानना है कि ये बैन ज्यादा लंबे तक नहीं चलेगा, शायद हफ्ता या 2 हफ्ते। और रमजान के बाद मुझे यकीन है कि ये बैन को ये लोग पलट देंगे, कुछ और नया तरीका लाएंगे, एक्सपोर्ट टैक्स या एक्सपोर्ट कोटा ऐसा कुछ करके। और इतनी हमको गंभीरता नहीं दिख पाती है, लेकिन आज के दिन में मार्केट जरूर लिमिट अप जाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि फिलहाल मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन आप भी ये कह रहे हैं कि बहुत लंबे वक्त तक इंडोनेशिया इसको रोककर नहीं रख पाएगा। अतुल जी, एक सवाल मेरा आपसे ये होगा सर, कि अभी हमें ये मालूम नहीं है कि कब तक के लिए एक्सपोर्ट को बैन किया है इंडोनेशिया ने, तब तक कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट सर इंडिया के पास कोई प्लान बी है, सप्लाई दिक्कत ना हो, सप्लाई की कमी ना हो उसको रोकने के लिए? देखिए, मेरे को लगता है कि मलेशिया से हिंदुस्तान ज्यादा तेल आएगा। और जो भी ये इंडोनेशिया की प्रॉब्लम है, मैं जितने भी सुधाकर हुए या तुला भाई हैं, उनसे टोटली सहमत हूँ कि ज्यादा वक्त तक इनको सस्टेन करना मुश्किल होगा। और इंडोनेशिया के लोकल के बाजार इस खबर से तो बिल्कुल डूब जाएंगे। तो मैं समझता हूँ जो ऑब्जेक्टिव है उनका, वो सर्व हो जाएगा। अच्छा। तो मैं नहीं समझता बहुत ज्यादा लंबा चल पाएगा ये बैन। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बहुत लंबा बैन नहीं चल पाएगा। शुक्रिया अतुल जी, आपको फ्लाइट पकड़नी है लेकिन आपने टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सुधाकर जी, आपका भी शुक्रिया, क्योंकि आपको भी कहीं जाना है, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। लेकिन दोराब जी, एक सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अभी तत्काल ठीक है, आगे सिचुएशन ठीक हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, वो अलग बात है। तत्काल प्रभाव से सर इंडिया के पास क्या विकल्प है अभी ऑयल सप्लाई को ठीक से मेंटेन रखने के लिए? देखिए, तत्काल इसकी ज्यादा इफेक्ट कुछ नहीं होगी कि दाम थोड़े बढ़ेंगे, खास करके सोमवार मंगलवार को दाम बढ़ेंगे, बस उतनी ही इफेक्ट होगी। क्योंकि सप्लाई चेन जो चलती है, जो जहाज निकल चुके हैं, वो तो सब आएंगे, हमारे पास स्टॉक भी है। और मुझे काफी यकीन है कि 2 हफ्ते मैक्सिमम 3 हफ्ते में ये पूरी पॉलिसी चेंज हो जाएगी। रमजान के बाद, रमजान की के बाद इंडोनेशिया जरूर ये पॉलिसी बदल देगा। तो फिलहाल मैं सोचता हूँ कि हमको पैनिक नहीं करना चाहिए।
लेकिन थोड़े दिनों के लिए उसको जरूरत है, उसको मेरे ख्याल से ज्यादा दाम देके माल खरीदना पड़ेगा, बस उतनी ही इफेक्ट है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उतना ही इम्पैक्ट है, बहुत ज्यादा पैनिक ना करें, लेकिन हाँ इस खबर को बहुत गंभीरता से देखने की, समझने की जरूरत है कि आगे 28 अप्रैल से जो बैन करने का फैसला लिया ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अच्छा संदीप जी, आपका तो सर इक्विटी, मैं जहां तक समझता हूं कि आप इक्विटी मार्केट को भी बहुत समझते हैं, इक्विटी मार्केट में बहुत सारी एडेबल कंपनियां लिस्टेड हैं, आप जरा बताएं कि उन कंपनियों के लिहाज से ये खबर कैसी है? मृत्युंजय जी, इक्विटी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो हमारी वेजिटेबल ऑयल की कंपनियां लिस्टेड है, अभी स्टॉक तो सबके पास में होता है, खरीद परचेज भी किया होता है माल, तो एक बारी तो उनको मुनाफा थोड़ा बढ़ेगा ये सब चीज को लेके, लेकिन लॉन्ग रेंज तक बैन चला तो ये फिर वो डिसएडवांटेजेस है। तो मुझे लगता है कि टेम्परेली वेजिटेबल ऑयल कंपनीज को इसमें इक्विटी मार्केट में से अच्छा सपोर्ट मिलेगा, अच्छी बढ़त मिलेगी, लेकिन लॉन्ग रन तक ये बैन चलेगा तो फिर वो थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा ओके, अच्छा ठीक है, तो आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन दोराब जी मिस्त्री, सर एक बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये ठीक है इंडोनेशिया ने कदम उठाया है, तो मतलब इंडोनेशिया का सर इंटरनल सिचुएशन क्या है? क्या वाकई वहां पर सप्लाई बहुत कम हो गई है? क्या वाकई स्टॉक बहुत कम है कि इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा है? दोराब जी, अच्छा लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। यही सवाल संदीप जी आपसे मेरा। नहीं, वहाँ दिक्कत क्या है, वहाँ कुकिंग ऑयल की क्वांटिटी की कमी नहीं है, वहाँ प्राइस मैटर कर रही है। वहाँ जो कीमत में लोकल पॉपुलेशन को कुकिंग ऑयल मिल रहा है वो गवर्नमेंट को बड़ा अनकंफर्टेबल कर रहा है, और इतने भाव बढ़ने से वहाँ लोकल लोगों को, और जब वहाँ से वहीं प्रोड्यूस होता है पाम ऑयल, और क्वेश्चन उठ रहे हैं कि हमें इतना महंगा मिल रहा है, तो वो बात को गवर्नमेंट को डिफेंड करना मुश्किल हो जा रहा है। राइट सर। तो क्वांटिटी की प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस की प्रॉब्लम है। जो प्राइस में वो कंज्यूमर को वहाँ तेल मिल रहा है वो प्राइस है वो बहुत अनकंफर्टेबल है। ओके ठीक है, तो ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं संदीप जी, देखिए अभी अभी हमारे जो संवाददाता हैं अमरीश पांडे, उन्होंने खबर भेजी है, और खबर ये है कि खाने के तेल की कीमतों को कम रखने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है इस वक्त, और ज्वाइंट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में नेफेड, हाफेड, केंद्रीय भंडार, मदर डेयरी के अधिकारी शामिल हैं। सभी सरकारी आउटलेट्स को तेल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये इस वक्त की ताजा खबर है, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे रिपोर्टर अमरीश ने ये अपडेट अभी अभी भेजा है। और सभी सरकारी आउटलेट्स को तेल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। आम आदमी को सस्ते दामों पर तेल उपलब्ध हो, इसके लिए आउटलेट बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। तेल को लेकर अलग अलग खबरें आ रही हैं, और उन्हीं खबरों के बीच खास करके सप्लाई इंश्योर हो, क्योंकि सप्लाई को लेकर बहुत बड़ी खबर आ गई है इंडोनेशिया से। तमाम बड़े एक्सपर्ट ने अपनी राय रखी है, देखते हैं इसको लेकर आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका भी, दोराब जी मिस्त्री आपका भी, हमारे साथ इस खास खबर पर जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब रुक करते हैं आज के मार्केट पर। हमारे साथ दो और मेहमान हैं, हमारे साथ मनोज जैन साहब हैं और भाविक पटेल जी हैं। मनोज जी, आज शाम के लिए गोल्ड और सिल्वर में क्या किया जाए? नमस्कार मृत्युंजय जी, यहाँ पे हमने अच्छी जो है करेक्शन सोना और चांदी में देखी है, जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिली थी, और यहाँ सिल्वर में जो एक्सपायरी यहाँ आने वाली है उसके चलते भी एक करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन मेरा मानना है कि गोल्ड में इंटरनेशनल मार्केट में 1922 अभी भी यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से, तो थोड़ा सा 8 से 10 डॉलर का और यहाँ करेक्शन का वेट करना चाहिए। 52,000 से 52,100 की जो रेंज है वो फिर एक बार बाइंग के लिहाज से बेहतर रेंज होगी, तो वो रेंज में अगर प्राइजेस मिलते हैं तो वहां फिर एक बार बाई जो है वो करना चाहिए। 51,770 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1900 डॉलर के नीचे का। कीमतें फिर एक बार 1950 1955 डॉलर को जो है आज या कल अगले 1-2 सेशन में जो है फिर टेस्ट कर सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी 52,500 52,660 तक के स्तर आ सकते हैं, तो यहाँ पे डिप में गोल्ड में बाय कर सकते हैं। सिल्वर में एक्सपायरी के चलते थोड़ा और दबाव रह सकता है, तो यहाँ पे 65,800 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स रहेंगे। अगर किसी की शॉर्ट की पोजीशन है तो 65,800 के आसपास एक बार मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। फ्रेश शॉर्ट जो है वो वर्तमान लेवल पे यहाँ पे सजेस्टेड नहीं रहेगा। ओके ठीक है। अच्छा, क्रूड में क्या करें भाविक जी आज के लिए? देखिए, ट्यूसडे की गिरावट के बाद 3 दिन अगर देखें तो एक थोड़ी स्मॉल रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि 300 रुपए की रेंज है, बट 7800 से 8100 के बीच में ट्रेड कर रहा है। और आई थिंक
ओवरऑल अभी भी देखें तो 77-7600 का एक अच्छा सपोर्ट आ रहा है। ओवरऑल फंडामेंटल भी अभी स्ट्रॉन्ग ही है क्रूड में, तो मुझे नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिले। आई थिंक जब तक 7600 ब्रेक नहीं करता तब तक लॉन्ग पोजीशन ही मेंटेन कर सकते हैं। और इंट्राडे के लिहाज से देखें तो अभी फिलहाल 7860 चल रहा है, तो आई थिंक करंट मार्केट प्राइस से ही लॉन्ग कर सकते हैं 7750 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट इंट्राडे रख सकता है 7950 का। ओके, मेटल पर आपकी कोई टॉपिक मनोज जी आज के लिए? बेस मेटल में क्या करना चाहिए? मेटल पे हमने हालांकि यहाँ डॉलर इंडेक्स की मजबूती और चाइना में कोविड के इफेक्ट के चलते जो है गिरावट आते हुए देखी, लेकिन कॉपर अगर मे कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये सपोर्ट लेवल के काफी पास में ट्रेड हो रहा है। 818 के जो लेवल्स हैं वो बाइंग के लिहाज से बेहतर लेवल्स होंगे, तो यहाँ पे मे कॉन्ट्रैक्ट में 818 के लेवल्स पे जो है वो बाय कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस एक 814 का लगाना होगा और लक्ष्य होगा 825। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, भाविक जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए, और माफी चाहूंगा आप दोनों से, आज बड़ी खबर आ गई, वक्त कम दे पाया आप लोगों को। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए।